तो शहबाज शरीफ की ये शोबाजी डावोस में चल रही है। डावोस में शहबाज शरीफ लगातार असीम मुनीर को अपने साथ रखे हुए थे। हर विदेशी नेता से उनका परिचय करवा रहे थे और ऐसा लगता था जैसे वो लगातार जनरल असीम मुनीर की निगरानी में है। और कोई भी बात करने के बाद शहबाज शरीफ असीम मुनीर की तरफ देखते हैं जैसे उनसे पूछ रहे हों कि मैंने ठीक कहा ना। डावोस में असीम मुनीर की मौजूदगी पर पूरी दुनिया की चुप्पी हैरान करती है। असीम मुनीर का आर्थिक नीतियों और टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, गवर्नेंस से, प्रशासन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। असीम मुनीर खुद एक मदरसे में पढ़े हैं, पूरी कुरान उन्हें मुंह ज़बानी याद है और वो अपने इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। वो आतंकवाद के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर दुनिया में आतंकवाद फैलाने पर कोई कॉन्फ्रेंस होती तो उसकी अध्यक्षता असीम मुनीर से ही करवानी चाहिए। असीम मुनीर के हाथ न जाने कितने बेकसूर लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उनके आतंकवादियों से करीबी रिश्ते हैं और फिर भी दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं में से एक ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असीम मुनीर जैसे बदनाम आदमी की मौजूदगी पर कोई सवाल नहीं उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने भी असीम मुनीर जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी मौलाना से समझौता कर लिया। शहबाज शरीफ भले ही दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो खिंचवाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने डावोस में इस मंच पर असीम मुनीर को ले जाकर एक बहुत बड़ी गलती की है और पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। इससे पहले भी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ शहबाज शरीफ की मीटिंग्स के दौरान असीम मुनीर हर समय मौजूद रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया को दिखाने के लिए भले ही पाकिस्तान में एक सिविलियन सरकार हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को अब वहाँ की सेना ही चला रही है और दुनिया ने इस कड़वी सच्चाई को कोई भी चुनौती दिए बिना चुपचाप स्वीकार कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत दुखद स्थिति है। सबसे खास बात यह है कि डावोस में पश्चिमी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मौजूद थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे जो अपने आप को दुनिया में शांति का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, शांति की बातें करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं और कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करनी है। बातें कितनी बड़ी बड़ी, लेकिन वहाँ पर मौजूदगी देखिए किस व्यक्ति की है। असीम मुनीर की मौजूदगी को लेकर ये सारे शांति के बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, इन्होंने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया और किसी ने भी इस व्यक्ति की मौजूदगी को चुनौती नहीं दी है। दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दुनिया के जो देश हैं ये अपने लिए अलग नीति पर काम करते हैं और दूसरे के लिए इनकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। डावोस से यही सीखने वाली बात है। अब जरा कल्पना कीजिए कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करे, लेकिन इस हमले में बॉम्ब्स और मिसाइल का इस्तेमाल ना हो। इसके बावजूद जिस देश पर हमला हुआ उस देश के सैनिक कुछ ही सेकंड में बगैर जवाब दिए अपने घुटनों पर आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये हॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है नए युग के नए हथियारों की। 3 जनवरी को वेनेजुएला में ठीक ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन लॉन्च किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बारे में खुद बताया है कि अमेरिका के पास ऐसे नए और आधुनिक हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर हैरान हो रही थी कि वेनेजुएला में अमेरिका का ये जो ऑपरेशन हुआ, इसमें वेनेजुएला की सेना क्या कर रही थी। वेनेजुएला की सेना ने जरा भी मुकाबला करने की कोशिश क्यों नहीं की और कैसे अमेरिका के जो कमांडोज हैं, सेना है, वो इतनी आसानी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठाकर ले आई। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? और अब एक इंटरव्यू में
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पहली बार ये माना है कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि इन हथियारों की जानकारी वो अभी दुनिया में किसी को देना भी नहीं चाहते। यानी ये हथियार अमेरिका गुप्त रखना चाहता है, और उसका बड़ा कारण ये है कि अगर अमेरिका ने इन हथियारों के बारे में सारी डिटेल्स बता दी तो कुछ चीन जैसे देश या कुछ दूसरे देश, रशिया जैसे देश ऐसे ही हथियारों को डेवलप कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि वेनेजुएला में सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है कि राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ने का ऑपरेशन सिर्फ 3 मिनटों में खत्म हो गया, और अमेरिका के मुकाबले वेनेजुएला का एक भी सैनिक खड़ा तक नहीं हो पाया। इस इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिकी सैनिकों ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, और इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने सोनिक वेपन के हमले से इनकार नहीं किया, और यह भी कहा कि दुनिया में किसी और देश के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं है और इनके बारे में वो ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते। अब आपको बताते हैं सोनिक वेपन क्या होता है। ये सोनिक वेपन हथियारों का एक नया युग है जिसमें ऐसे हथियार आ रहे हैं जो बंदूक, मिसाइल और बॉम्ब को बेकार कर देंगे। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़ाई करने के लायक विरोधी सेना रहेगी ही नहीं। आसान भाषा में कहें तो सोनिक वेपन बहुत तेज ध्वनि से हमला करते हैं, बहुत तेज ध्वनि पैदा करते हैं। वेनेजुएला के एक सैनिक के ही मुताबिक अमेरिकी कमांडोज ने एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार का प्रयोग किया, जिसमें अचानक ध्वनि की एक बहुत तेज शॉक वेव आई, और फिर वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून बहने लगा। वो खून की उल्टियां करने लगे और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सिर के अंदर धमाके हो रहे हैं, और कुछ देर के लिए वो अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, यानी एक प्रकार से कोलैप्स कर गए। और इसीलिए सोनिक वेपन्स को बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को जमीन पर गिराने वाला एक बिल्कुल नया हथियार कहा जा रहा है। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के करीब 100 सैनिक मारे गए, लेकिन अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। अमेरिका वर्षों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर रिसर्च कर रहा है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रोवेव, लेजर और ध्वनि जैसी एनर्जी से हमला किया जाता है, और ये वेपन्स जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है, और इससे हमला होते ही जो त्वचा है, स्किन है, उस पर बहुत तेज और आग लगने जैसी जलन महसूस होती है। तो सोचिए, अगर कोई सामने विरोधी सैनिक खड़ा है तो उसकी जो त्वचा है वो जलने लगेगी। दूसरा है लेजर वेपन्स। इसके हमले से इंसानों का दिमाग भ्रमित हो जाता है और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। हालांकि हाई पावर के लेजर वेपन से किसी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट को भी हवा में ही नष्ट किया जा सकता है, और इजराइल का आयरन बीम ऐसा ही एक हथियार है, और इसके एक हमले की कीमत सिर्फ 170 रुपये है, यानी ये बहुत सस्ता है। और तीसरा होता है सोनिक वेपन्स, जो ध्वनि की एक बहुत तेज शॉक वेव पैदा करते हैं। और वर्ष 2003 में इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने तब ऐसे ही एक हथियार का प्रयोग किया था जिसका नाम है लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस। और वर्ष 2009 में भी अमेरिका के पिट्सबर्ग में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने इसी का इस्तेमाल किया था। दुनिया में हथियारों का कितनी तेजी से विकास हो रहा है, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज जितनी देर में कोई नया हथियार डेवलप होता है, उसका R&D किया जाता है, जितने समय में, जितने वर्षों में वो हथियार बनकर तैयार होता है, तब तक उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती है। इस समय दुनिया के ज़्यादातर देश पारंपरिक हथियारों जैसे गन्स, ड्रोन्स और मिसाइल से लड़ रहे हैं, और सोनिक वेपन से युद्ध लड़ने की किसी ने अभी तक शायद कल्पना भी नहीं की है। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले तक ड्रोन्स को ये कहा जाता था कि यही सबसे आधुनिक हथियार हैं। अब जो लड़ाई होती है वो ड्रोन से होती है, लेकिन अब सोनिक वेपन्स के आने के बाद ड्रोन्स भी पुराने ज़माने की बात लग रही है, मिसाइल पुराने ज़माने के दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार के अगर सोनिक वेपन्स आ गए तो आप ये सोचिए कि सेनाओं को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस सेना के पास ये सोनिक वेपन्स होंगे, उसकी जो विरोधी सेना है वो बिना लड़े ही अपने घुटनों पर आ जाएगी, मुकाबला ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके शरीर पर इस प्रकार के रिएक्शन होंगे, खून की उल्टियां होने लगेगी, त्वचा जलने लगेगी, दिमाग भ्रमित होने लगेगा कि वो अपने हथियार उठा ही नहीं पाएंगे। और लड़ाई के लिए ना गोली चलाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना बम और मिसाइल चलाने की आवश्यकता पड़ेगी।